नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान और अभिप्रेरणा से संबंधित इसके अर्थ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं जो परीक्षाओं के में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो जैसे कि सीटेट, एचटेट, रीट और जो भी स्टेट लेवल की ऐसे शिक्षक संबंधी जितनी भी परीक्षाएं हैं, केवीएस है, एनवीएस है, सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं मनोविज्ञान और अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चंस। आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान जो प्लेटो अरस्तु के अनुसार क्या है? प्लेटो अरस्तु ने नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। मन या मस्तिष्क का विज्ञान के आने वाले मुख्य दार्शनिक कौन थे? पानपो नाजी। नेक्स्ट देखते हैं चेतना का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया था। चेतना को जो विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो ये विलियम जेम्स और विलियम वोंट जेम्सली थे। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना को एक बहुत बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की है। तो यह चेतना का विज्ञान किस किस ने माना है? इसे मानने वाले तो मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वोंट और जेम्स सली थे। लेकिन इसका विरोध या इसकी आलोचना किसने की है? मैकडूगल ने। उन्होंने अपने जो बुक थी उनकी आउटलाइन साइकोलॉजी, उनकी संख्या नंबर पेज नंबर 16 पर उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है कि उन्होंने बताया कि ये एक बुरा वर्ड है, बुरा शब्द है। किसको? चेतना को बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है। और उन्होंने लिखा है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। मनोविज्ञान की अन्य परिभाषाएं। मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। तो क्या है यह? मनोविज्ञान को क्या माना गया है? यह जीवधारी यानी कि जो जीव शरीर धारण कर लेते हैं उनके लिए, और वातावरण यानी कि पर्यावरण के पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान बोला है। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो वारेन ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि जो मानव मनोविज्ञान है वह मानव का जो व्यवहार है और उसके जो आपस में संबंध है उसका ये अध्ययन है। क्रो के अनुसार यह आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आपको पता है, जो प्रोत्साहित करते हैं किसी को, हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उसको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मोटर तथा मोशन। इसके अनुसार प्रेरणा में गति होना। तो जो प्रेरणा शब्द कहाँ से बना है? यह मोटम से बना है। और इसका अर्थ क्या? मोटर, जैसे मोटर गति करती है, मोशन होता है उसमें, उसी प्रकार जो प्रेरणा में गति होना इसमें अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक क्रेच तथा क्रेचफील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। कि जो प्रेरणा वो हमें क्या देती है? जो हम क्यों किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ये क्यों हुआ, क्यों खा रहे हो, क्यों जा रही है, इन क्यों का जो उत्तर हमें कौन देती है? ये अभी हमें प्रेरणा से मिलता है। हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, हम किसी से क्यों घृणा करते हैं, तारे दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात क्रिया है। शिक्षा जीवन में सभी हम डेली कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, सामाजिक हो। किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है और जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कार्य करने वाला बल अभिप्रेरणा है। अब देख लेते हैं प्रेरक यानी कि उनका वर्गीकरण कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। आंतरिक अभिप्रेरक, जिन्हें हम व्यक्तिगत, जैविक या प्राथमिक या जन्मजात अभिप्रेरक आदि भी कहते हैं, वो क्या हैं? जैसे कि
भूख लगना, प्यास लगना, आराम करना, नींद, प्यार, क्रोध, ये सब क्या है? हमारे व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक और जन्मजात अभिप्रेरक हैं। बाह्य अभिप्रेरक, जिन्हें हम सामाजिक रूप से मनोवैज्ञानिक या द्वितीयक अर्जित अभिप्रेरक भी कहते हैं। तो पहला है क्या है इसका? आंतरिक। आंतरिक तो हमें जो शरीर के द्वारा अंदर से हमें महसूस है, भूख प्यास हमें अपने शरीर के द्वारा अंदर से ही लगती है। नींद आएगी तो वो भी नेचुरल तौर पे हमें खुद महसूस होता है, हमें नींद आ रही है, हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है। ये सब क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं। और बाह्य क्या होते हैं? बाह्य होते हैं जो समाज में हम बाहर के दूसरे लोगों के द्वारा, मान लिए हमने कोई चीज़ लेने जाना है, शिक्षा ग्रहण करने, तो उसके लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा, वस्त्र खरीदने हैं तो मार्केट जाना पड़ता है, हम दूसरे पे जहाँ निर्भर होते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरक कहलाते हैं। सुरक्षा का प्रदर्शन करना, जिज्ञासा करना, सामाजिकता, ज्ञान प्रेरक, आवश्यकता यानी कि चालक और प्रोत्साहन, दूसरे के द्वारा हमें मोटिव करा जाना, कि मोटिवेशन देना कि आप बेटा ये करो, शिक्षा ग्रहण करो, टीचर बनोगे, ये करोगे। या जो हमारी भारी आवश्यकताएं हैं कि हमें किसी से मार्केट से कुछ भी लाना है तो हम बाह्य अभिप्रेरक हैं ये सभी। आवश्यकता, अब आपको पता है जब हमारी ज़रूरतें भी हमारी होती हैं शरीर के द्वारा, हमारी नीड भी होती है, हमें भूख प्यास कपड़ा, शरीर के जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं और बाह्य क्रियाएं जो हम समाज में जाके बाहर से जो चीज़ें ली जाती हैं, तो ये आवश्यकताएं होती हैं। अब देखते हैं जी, यह हमारे शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव होता है, यानी कि जो हमें कमी होती है, जो शरीर की ज़रूरतें होती हैं या हमारा पास जो जो चीज़ें नहीं होती उनका अभाव होता है, जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव महसूस, यानी कि जब वो चीज़ें कम रहती है तो हमें मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, बीमार पड़ने पर हमें दवा चाहिए है, अकेले रहने पर हमें किसी साथी की आवश्यकता रहती है, थक जाने पर आराम की आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपन हो अथवा लक्ष्यों के संबंध में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु उन्हें क्रिया उत्पन्न कराती है। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम कोई क्रिया भी करेंगे। मान लें हमें खाना खाना है, खाने के लिए तो हमें सामान भी चाहिए, सामान के लिए हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है, और हम जब पैसे लाते हैं तो उन चीज़ों से हम अपनी चीज़ें खरीदते हैं। तो इस तरह की क्रिया एक इंसान को करनी पड़ती है आवश्यकताओं के लिए अपनी। चालक, अंतर्नद या प्रणोदन मतलब ड्राइव। आइए देखते हैं। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास। जब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब तक हम तनाव में रहते हैं। क्या अगर हमें भूख लगती है और जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हम एक तनावपूर्ण स्थिति रहती है, टेंशन में रहते हैं। इसी तरह भूख पानी की आवश्यकता, तो हमें जब सब ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तो हम चालक यानी कि ड्राइव शांत नहीं होता। उद्दीपन होता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देते हैं। जब हम क्रिया करते हैं, हमें वो सामान मिल जाएगा तो हमारा मन शांत हो जाता है। जैसे प्यास लगने पर जीव तालाब, झरना, नदी, नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थितियाँ अथवा वह प्रक्रिया जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, वह उसे जारी रखता है तथा उसे दिशा देता है। परिस्थितियाँ मतलब जब हमें, जैसे कि आपको पता है प्यास लगेगी तो आप पानी भी भरेंगे, काम करते हैं, नदी नाले के पास जाके पहले पानी पीते हैं। आजकल घरों में ही नल आ गए हैं अब तो लोग फिर भी अपना पानी पीने के लिए नल के पास जाएगा। या आप इस तरह की क्रियाएं, खाने के लिए आप खाना बनाएंगे, उसको खाएंगे। जब ये क्रियाएं इंसान उसकी ज़रूरत होती है तो वह उस प्रक्रिया यानी वो क्रियाएं करेगा। और जो परिस्थितियां हैं, यानी कि जो परिस्थितियाँ, जब भूख लगती है तो वो एक परिस्थिति है कि आपको भूख है तो आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसके द्वारा आप क्रिया भी करते हैं। यह व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है और इन सब कामों को जारी रखती है तथा उसे दिशा देती है। वास्तव में आवश्यकता चालक एवं उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध है कि जब हमें आवश्यकता होगी चीज़ों की तो वो है क्या करेगा, वह प्रोत्साहित भी होगा कुछ काम करने के लिए कि खाना बनाना है। अगर भूख है तो खाना बनेगा, खाना बनाने के लिए और ज़रूरत है कि भाई पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो ये सब एक चीज़ें से एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल एक तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है। उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हम शांत हो जाते हैं, खाना खा लिया, कर लिया, फिर हम आराम की स्थिति में आ जाते हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक क्या है? अब थॉमसन ने क्या परिभाषा दी, देखते हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वाभाविक, दूसरा होता है
कृत्रिम। तो स्वाभाविक तो वह है जो हमारे खुद के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा ये होती हैं, और जो कृत्रिम है जैसे कि वस्त्र है, बाहर से जो भी चीज़ें हम लाते हैं वह सभी कृत्रिम हो जाता है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो हैं, एक जन्मजात और एक अर्जित। बात वही है कि जन्मजात जो हमारी जन्म से होती हैं, और दूसरा अर्जित की गई वस्तुएं कि आप जो बाहर से लाते हैं, फ्रिज लाए हैं, सोफ़ा लाए हैं, बेड लाए हैं, ये सब अर्जित करी गई चीज़ें हैं। गेरटे के अनुसार अभिप्रेरक क्या है, तो उनके अनुसार है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। 3 कारण गेरटे ने इसके दिए हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, तो टाइप ऑफ मोटिवेशन कितने प्रकार के हैं, तो ये देखते हैं। यह 2 प्रकार की हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उसे यांत्रिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होने पर कार्य करता तो उसे बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना है, तो कोई आपके माता पिता या शिक्षक आपको आगे बढ़ने के प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप ये करो वो करो। ये सब क्या कहलाएंगी, बाह्य अभिप्रेरणा। और आंतरिक होती हैं जो आप अपने मन के द्वारा सोचते हैं कि भाई मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये सब क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। 2 प्रकार की अभिप्रेरणा किसने बताई हैं, यह है आंतरिक अभिप्रेरणा।